सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर यह है, आपको मिलवाऊंगा बदतमीज कंगारुओं से। पूरा देश इस कप के इंतजार में था, पूरे देश के साथ जज्बात जुड़े थे। लगभग 2 महीने भारतीयों ने हमने मैच देखे हैं टीम इंडिया के साथ और वर्ल्ड कप के साथ एक जज्बात और भावनाएं और इमोशंस जुड़ गए थे। लेकिन कल के मैच के बाद जो तस्वीर सामने आई, बेशक मायूसी हाथ लगी हो, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, लेकिन वर्ल्ड कप का मान सम्मान कैसे कर रहे हैं वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं मार्श ने रन तो गिनती के 12-15 बनाए थे, लेकिन देखिए जरा वर्ल्ड कप पर पैर रख के शख्स बैठा हुआ, ये इसकी बदतमीजी है जो आप टीवी पर नजर आ रहे हैं। और दूसरे देखिए, हाथ में शराब का ग्लास भी लिए हुए, शराब का ग्लास लिए है, वर्ल्ड कप रखा है और उसके ऊपर इसने पैर रख रखे हैं। हर शख्स आग बबूला है ये तस्वीरें देखकर। इसी वर्ल्ड कप के लिए सबकी उम्मीद और आशाएं जुड़ी थी। ऑस्ट्रेलियन टीम भी इसी वर्ल्ड कप के लिए खेल रही थी, लेकिन उस सम्मान का मान रखने की तमीज नहीं है। यही बदतमीज कंगारुओं की असली तस्वीर है। देखिए जरा, हाथ में जाम और पैरों में ताज। कंगारू टीम ने वर्ल्ड कप क्या जीता, वो दम और घमंड में चूर चूर हो गए। जिस विश्व कप को खिलाड़ी सर माथे पर बिठाते हैं, पूजा करते हैं, उसका ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपमान कर रहे हैं। ये सिर्फ ताज की नहीं, क्रिकेट के साथ बदतमीजी है। ये जेंटलमैन्स गेम का सबसे बड़ा अपमान है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम और उसके खिलाड़ी मिचेल मार्श को इसकी परवाह कहां। विश्व कप जीतने का जश्न मनाते हुए उन्होंने मर्यादा की सारी दीवारें तोड़ दी। मैच के बाद मिचेल मार्श होटल के रूम में कुर्सी पर बैठे हुए आराम फरमा रहे थे। वो ट्रॉफी पर दोनों पैर रखे थे और साथ में ड्रिंक पीते हुए दिख रहे हैं। टीम के कप्तान पैट कमिंस ने इस घटिया तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया तो हंगामा मच गया। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी ऑस्ट्रेलिया पर आग बबूला है और कह रहे हैं जीत कर भी ऑस्ट्रेलिया हार गया है। अब आइए आपको दिखाता हूं कि भारतीय दर्शक, भारतीय क्रिकेट फैंस ऐसे ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी का और टीम का कैसे गुरूर तोड़ रहे हैं। लोग क्या लिख रहे हैं इस तस्वीर के बाद। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, सोचिए इनके कैप्टन ने ये तस्वीर साझा की है। विवेक कुमार लिख रहे हैं, अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। मार्श जिसके ऊपर आपने पैर रखा है, उस कप को पाने के लिए लोगों ने आंसू बहाए। अरविंद लिख रहे हैं, पश्चिम का विकास जरूर हुआ लेकिन सभ्यता नहीं आई है। जिसे सर माथे पर रखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया ने उसे पैरों तले रख लिया है। इंद्र कुमार ने लिखा, विश्व कप की ट्रॉफी मार्श जैसे शख्स को मिली जो इसके बिल्कुल हकदार नहीं थे। विराट रोहित जैसे खिलाड़ियों को कप नहीं मिला जो सही मायने में विजेता के हकदार थे। विजय प्रसाद लिख रहे हैं, कंगारुओं का घमंड जल्द ही टूटेगा। ऑस्ट्रेलिया की यह आखिरी ट्रॉफी है, क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के लिए वो अब तरस जाएगा। प्रियंका शर्मा ने लिखा, वर्ल्ड कप जैसी ट्रॉफी को सम्मान देना संस्कार की बात है। मुझे भारत और भारत की संस्कृति पर गर्व है और ऑस्ट्रेलिया को अपने संस्कारों पर शर्म आनी चाहिए। मनोज कुमार ने लिखा, मार्श की बदतमीजी ही कंगारुओं का असली चेहरा है। जब कंगारू वर्ल्ड कप का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर वो वर्ल्ड कप खेलते ही क्यों हैं। ईशा श्रीवास्तव ने लिखा, मार्श वर्ल्ड कप का कुछ तो सम्मान करते। क्रिकेट के भगवान सचिन से लेकर धोनी और कपिल देव तक इसे पूछते हैं, इसे चैंपियन सरमाथे पर लगाकर रखते हैं। वैभव ने लिखा, मार्श ने वर्ल्ड कप पर अपने पैर जमा दिए हैं। विश्व कप और आईसीसी का घोर अपमान है, आईसीसी को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रमोद सिन्हा लिख रहे हैं, मार्श ने जो हरकत की है वो बेहद शर्मनाक है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का अपमान किया है, मतलब कंगारू जीत कर भी हार गए। पंकज गोस्वामी ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई टीम का एक घमंड जल्द ही टूटेगा। इनकी हालत वही होगी जो आज जिम्बाब्वे की है। चीटिंग और अंपायर के बगैर वो कोई भी बड़ा मैच नहीं जीत सकते।
जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो क्रिकेट के भगवान सचिन से बड़े तो कोई खिलाड़ी भी शायद ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। हमारी टीम के खिलाड़ी और सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप का कैसे सम्मान कर रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं मेसी को मैं आपको दिखा रहा हूं। फुटबॉलर मेसी वर्ल्ड कप के साथ सो रहे हैं। यह दिखा रहा है कि उनका लगाव जुड़ाव इस सम्मान के साथ कैसा है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को कम से कम ये तस्वीरें देखनी चाहिए। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं कपिल देव जब वर्ल्ड कप जीता उसके बाद ट्रॉफी को कहां रख रखा है। ये महेंद्र सिंह धोनी। तो कम से कम ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सीख और नजीर है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेशक भारतीय टीम और भारतीय खिलाड़ियों की तरह न सीख पाए, क्योंकि यह तस्वीर अपमानित करने वाली। विश्व कप किसी भी खेल का सबसे बड़ा सम्मान होता है और सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। इसे जीतने का मतलब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ साबित होना है। विश्व कप जीतना हर खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है। इसके लिए वो सालों मेहनत करते हैं, पूरा जी जान लगा देते हैं। इसलिए जीतने पर वो विश्व कप को सर माथे पर लगा लेते हैं। ये तस्वीर देखिए। भारत ने पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। इंग्लैंड के मैदान पर कपिल देव ने विश्व कप ट्रॉफी उठाई थी और विश्व कप का सम्मान में कपिल देव ने अपने सिर पर रख लिया। यह है भारत की संस्कृति। 2011 में भारत में दूसरी बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता भारत ने, तो धोनी भी क्रिकेट के इस ताज को पूरा सम्मान दिया था। उन्होंने मैदान से ड्रेसिंग रूम और फोटो सेशंस तक में सर माथे पर उठाया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का विश्व कप से खास रिश्ता है और सचिन से बड़ा खिलाड़ी दुनिया में नहीं। 22 साल के इंतजार के बाद सचिन का सपना पूरा हुआ तो पूरे खिलाड़ियों ने सचिन को सम्मान में कंधे पर उठा लिया था और सचिन ने सम्मान में वर्ल्ड कप ट्रॉफी को चूमा और उठाया। उनकी वर्ल्ड कप को चूमने की तस्वीर भारत के वो दिन याद दिलाती। और ये एक तस्वीर देखिए, भारत ही नहीं दूसरे देश के खिलाड़ी भी विश्व कप का पूरा सम्मान करते हैं। फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी विश्व कप का किस्सा बहुत मशहूर है। पिछले साल मेसी पहली बार और अर्जेंटीना 36 साल बाद चैंपियन बना। मेसी और अर्जेंटीना ने इस जीत का जश्न मनाया शानदार, लेकिन विश्व कप को सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी। विश्व कप जीतने के बाद मेसी ट्रॉफी लेकर सो रहे थे। मतलब वो काफी देर तक ट्रॉफी को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। ये है जो ऐसे बदतमीज खिलाड़ियों के लिए तस्वीरें। अब आपको दिखाऊं, भारत के लिए बेशक एक अफसोस का दिन था, लेकिन साथ ही साथ भारत अपनी टीम इंडिया के साथ भी खड़ा था। ये आप देख रहे हैं रोहित शर्मा खुद के भाव को, जज्बातों को रोक नहीं पाए। एक वो तस्वीर है, सबके चेहरे आप पढ़ सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। विराट कोहली को अनुष्का ने गले लगाया वर्ल्ड कप के मैच के बाद। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं सिराज अपने आंसू रोक नहीं सके, फूट फूट कर रो पड़े तो उन्हें जसप्रीत बुमराह ने गले लगाया। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी खुद पहुंचे ड्रेसिंग रूम। देख रहे हैं शमी को उन्होंने गले लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी पिता तुल्य ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। उन्हें पता था कि टीम के जज्बात कैसे हैं, टीम कैसे खुद को संभाल रही है। तो ये तस्वीर अब मैं आपको दिखाऊं। एक और तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं रविंद्र जडेजा खड़े हुए हैं, ये शमी खड़े और पीएम मोदी जडेजा से बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ड्रेसिंग रूम में गए, वो एल्बम आपको दिखाता हूं। पूरा एल्बम है पीएम मोदी कैसे ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, क्योंकि मैच देखने जाने वाले थे, पहले से तय था। मैच का नतीजा क्या होगा ये कोई नहीं जानता था, लेकिन नतीजा ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाली। वर्ल्ड कप जीतने का भारत का सपना टूटा तो खिलाड़ी बहुत भावुक हो गए। मायूस खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। पीएम मोदी ने शमी को गले लगा लिया और हौसला बढ़ाया शमी का। टूर्नामेंट के सबसे शानदार गेंदबाज शमी की मोदी ने जमकर तारीफ की। मोहम्मद शमी ने मोदी के साथ फोटो साझा कर उन्हें धन्यवाद दिया। शमी ने कहा कि पीएम की हौसला अफजाई के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम निश्चित ही फिर वापसी करेंगे और जीत हासिल करेंगे। ड्रेसिंग रूम में मोदी सभी खिलाड़ियों से मिल रहे थे। यह दूसरी तस्वीर है। रविंद्र जडेजा से मोदी ने हाथ मिलाया और कहा वेल प्लेड। जडेजा ने मोदी का ड्रेसिंग रूम में आना प्रेरणादायक बताया। कहा हम सब फाइनल में मिली हार से दुखी हैं, लेकिन लोगों का सहयोग हमें आगे बढ़ा रहा है। ये एक और तस्वीर है। कप्तान रोहित शर्मा भी वर्ल्ड कप के बाद भावुक नजर आए। फाइनल की हार से दुखी रोहित की आंखों में आंसू भी नजर आए।
आपको बताऊं, फाइनल से पहले हर मैच जिताने वाले रोहित आंसू छिपाते नजर आए। विश्व कप की हार से विराट कोहली भी काफी मायूस हो गए। मैदान पर तो किसी तरह वो खुद को संभाल पाए, लेकिन बाहर भावुक नजर आए। अनुष्का शर्मा ने पति विराट को गले लगाकर वो संभालती दिखी। ये एक और तस्वीर है, होम ग्राउंड पर सपना टूटा तो बुमराह भी भावुक हो गए और बुमराह ग्राउंड पर रुमाल से आंसू पोंछते नजर आए। बुमराह की तरह मोहम्मद सिराज के भी आंसू छलक आए। तब बुमराह ने उन्हें संभाला और उन्हें ढांढस बंधाया। मैदान में बुमराह ने संभाला तो ड्रेसिंग रूम में प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला। मोदी ने बुमराह से भी हाथ मिलाकर उनकी हिम्मत बढ़ाई। मोदी ने टीम के कप्तान से लेकर कोहली तक का हौसला बढ़ाया। मोदी ने रोहित और विराट से एक साथ हाथ मिलाया। इसके बाद मोदी ड्रेसिंग रूम में टीम इंडिया के कोच से मिले। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। मोदी ने द्रविड़ और पूरी टीम को शानदार खेल के लिए बधाई दी और कहा कि एक हार से आपका प्रदर्शन छोटा नहीं हो जाता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं खुद कोच राहुल द्रविड़ को, सुनिए जो बता रहे हैं कि मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया क्या थी, उनके भाव क्या थे, सुनिए। Yeah, of course he's disappointed, as are many of the boys in the dressing room. It wasn't, there was a lot of emotions in that dressing room. It was tough to see as a coach because I know how hard these guys have worked, what they've put in, the sacrifices they've made. So it's tough. I mean, it's tough to see that as a coach because you get to know these boys personally. You get to see the effort they put in, the hard work that we've put in over the last month, the kind of cricket we've played. But that's sport. That happens, you know. क्रिकेट के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पूरा देश दुआएं और प्रार्थना कर रहा है। 41 भाइयों को प्रधानमंत्री मोदी ने बचाने की जिम्मेदारी ली है। खबर यह है कि टनल पर भूकंप आ रहे हैं। पहले भी भूकंप आया है, आगे भी भूकंप आने का खतरा है, यानी खतरा और बढ़ गया है। अगली तस्वीर दिखाई। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बीड़ा उठाया है। बड़ी बड़ी टीमें, बीआरओ लगा दिया, डीआरडीओ लगा दिया, आर्मी लगी हुई है, एनडीआरएफ लगी है, एसडीआरएफ लगी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लगा है, विदेशी कंपनियां लगी हुई हैं। यानी एक्शन बढ़ गया है क्योंकि खतरा बढ़ गया है। खबर मिल रही है कि 2 दिन टनल पर खुदाई रोक दी गई क्योंकि भूकंप आया था। ये रिपोर्ट देखिए। खतरे में टनल में फंसी है 41 भाइयों की जान। रेस्क्यू ऑपरेशन पर भूकंप का खतरा। भूकंप आया तो टनल में फंसे लोगों पर मौत का खतरा। 41 भाइयों को बचाने के लिए दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने लिया बड़ा एक्शन। उत्तरकाशी की सुरंग के बाहर देश भर की कई एजेंसियां जुटी हुई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हर पल रेस्क्यू का अपडेट ले रहे हैं। 41 जानें बचाने के लिए पीएम मोदी पूरी तरह से एक्शन में है। मोदी का दफ्तर रेस्क्यू को लेकर पल पल रिपोर्ट ले रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी सीएम धामी को फोन कर रहे हैं। अब आपको बताऊं किस तरह से दुआओं और प्रार्थना का दौर जारी है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल पूजा और हवन कर रहे हैं। किस तरह से जो सुरंग में फंसे हुए भाई हैं उन्हें बाहर निकालना है। अब आपको बताऊं कि कहा जा रहा है कि जिस जगह पर सुरंग है वहां भूकंप आ सकता है। भूकंप आएगा तो और ज्यादा धंसने की संभावना है। देखिए ये सुरंग देख रहे हैं और भूकंप आएगा तो ऊपर से मलबा और नीचे आ सकता है। सुरंग में ऑगर मशीन से ड्रिल की जा रही है, लगातार उससे कंपन हो रहा है। ड्रिलिंग के दौरान 2 बार भूकंप आ चुका है। बुधवार को रात करीब 2 बजे भूकंप आया था। इस भूकंप की तीव्रता 3.1 दर्ज की गई। भूकंप की वजह से मशीन को बंद करना पड़ा। 2 दिन तक ऑगर मशीन ने काम नहीं किया। भूकंप में ड्रिलिंग से खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है कि अगर भूकंप के साथ ड्रिलिंग की तो पहाड़ की मिट्टी और धंसेगी। एक तो ड्रिलिंग से कंपन होगा, दूसरा भूकंप से तो और ज्यादा धंसेगी मिट्टी। सुरंग के अंदर से बार बार चटकने की आवाज आ रही है। कहा यह जा रहा है कि ऑगर मशीन चलती है तो आवाज आती है। चटकने की आवाज का मतलब क्या पहाड़ी कमजोर है?
ऐसे में भूकंप आया तो खतरा और ज्यादा हो सकता है। भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड बहुत संवेदनशील है। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके सिस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं, जिसका मतलब है कभी भी उत्तराखंड में भूकंप आ सकता है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम सावधानियां बरती जा रही। सुरंग में लगी ड्रिलिंग मशीन को भी भूस्खलन का खतरा है। मशीन को बचाने के लिए कंक्रीट ब्लॉक से ढक दिया गया है। यह है तैयारी। वहां पर जिला प्रशासन भी मौजूद है, यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सुनिए जरा डीएम अभिषेक रोहिल्ला क्या कह रहे हैं। जल्दी ही इसमें कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। जो मशीनें हैं, इक्विपमेंट है, उसका मोबिलाइजेशन भी शुरू हो गया है। देश के अलग अलग स्थानों से उनको लाने की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार के लेवल से भी इसमें कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा भी इसमें सहयोग प्रदान किया जा रहा है। और हम प्रयासरत हैं कि जिला प्रशासन के नाते हम जितना इस रेस्क्यू वर्क को कोऑपरेट कर सकते हैं, जितना इसको आसान बना सकते हैं, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और इन्हीं वजहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री लगातार संपर्क में है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं पुष्कर धामी से, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनसे लगभग रोज बात हो रही है पीएम मोदी की। पल पल का अपडेट ले रहे हैं। अब क्या एक्शन हो रहा है टनल में, अब क्या हो रहा है, अब कौन सी टीम पहुंची है, कितना और वक्त लगेगा, किन चीजों की जरूरत है। जब प्रधानमंत्री कार्यालय किसी मामले में इन्वॉल्व हो, जुड़ जाए, तो आप समझिए उसकी तीव्रता कितनी बढ़ जाती है। 9 दिन से 41 भाई टनल में फंसे हुए। कई रेस्क्यू टीमों के बाद भी सफलता अब तक नहीं मिली है। ऐसे में पीएम मोदी पूरी तरह से सक्रिय है, एक्शन में है। पीएम मोदी ने आज भी सीएम धामी को फोन किया और उनसे कहा टनल में फंसे मजदूरों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। केंद्र राज्य एजेंसियों के सहयोग से मजदूर निकाले जाएंगे। सभी एजेंसियां इस पर जवाब दिया। सभी एजेंसियां समन्वय तत्परता से रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। सुरंग में फंसे सभी मजदूर पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, पानी, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही। अब तक पीएम मोदी ने तीसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है। दूसरी तरफ मोदी के कार्यालय ने प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगने का मतलब है अब तक क्या क्या किया गया है। पीएमओ के अधिकारी खुद रेस्क्यू का जायजा ले रहे हैं। मोदी सरकार सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध करा रही है। मंत्री नितिन गडकरी ने खुद रेस्क्यू का जायजा लिया। गडकरी के साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी राहत और बचाव कार्य देखा है जाकर वहां। मोदी सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। यह है स्थिति। आइए अब आपको सुनाने जा रहा हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनसे 3 बार पीएम मोदी बात कर चुके हैं फोन पर। सुनिए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनके मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको बाहर निकालना, उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है। अब एक राहत की खबर इस बीच ये है कि खाना पहुंचाने की शुरुआत हो गई है। ये आप देख रहे हैं। पहले ये छोटा सा पाइप पड़ा, देखिए जरा फुल स्क्रीन लीजिए इसे। पहले ये पाइप डाला गया और आप देखिए इस पाइप में ड्राई फ्रूट्स डाले जा रहे हैं, चने डाले जा रहे हैं। इन सब को अंदर डालकर हवा के जरिए, यानी बहुत तेज हवा के जरिए इसे इस पाइप के दूसरे छोर तक पहुंचाया जाता है, इस ड्राई फ्रूट को, जिससे वहां जो फंसे हुए लोग हैं वो खा सकेंगे ड्राई फ्रूट्स। इन ड्राई फ्रूट्स पर लगभग 6-7 दिन से ये 41 जिंदगियां चल रही। अब खाना, रोटी, कपड़ा कैसे पहुंचाना है, इसकी तैयारी हो गई है। आइए दूसरी तस्वीर। ये जो आप देख रहे हैं ये बड़े पाइप हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। ये बड़े पाइप लगा दिए गए और अब इन बड़े पाइप से बताया जा रहा है 6 इंच के पाइप हैं। इन 6 इंच के पाइप के जरिए रोटी, कपड़ा भी पहुंचाया जा रहा है। बड़ा पाइप इसलिए लगाया गया जिससे ज्यादा खाना उन तक पहुंचाया जाए। खाना खाएं जब तक उनकी तबीयत ना बिगड़े, पूरी कोशिश है। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो उन तक प्रॉपर खाना, पूरा खाना पहुंचाया जा सके। अब देखिए कैसे इस पाइप को लगाया गया है और उन तक खाना कैसे पहुंच रहा। ये आप देख रहे हैं, ये लगा है पाइप। दूसरे छोर से देखिए खाना डाला जा रहा है, खाने के पैकेट्स, और उस पे उसी तरह से तेज हवा के जरिए पाइप के दूसरे छोर तक पहुंचते हैं खाने के पैकेट। यह तरीका। सुरंग के अंदर 6 इंच मोटी पाइप डाल दी गई। 60 इंच मलबा पार करके पाइप अंदर तक पहुंची है। इसी पाइप के जरिए संतुलित आहार भेजने की तैयारी। 9 दिन से ड्राई फ्रूट्स और हल्का खाना खा रहे थे। पाइप लगने के बाद डॉक्टर के हिसाब से खाना बन रहा है।
41 भाइयों को आलू, दलिया, खिचड़ी खाने को दी जाएगी और खाना बनने के बाद बोतलों में पैक कर दिया जाएगा। इसके बाद बोतल को मोटे पाइप में डालकर हवा का प्रेशर दिया जाएगा। हवा के प्रेशर से खाना टनल में फंसे भाइयों तक पहुंचेगा और खाने के साथ ही पाइप से कपड़े भी भेजे जा सकेंगे। टनल में संपर्क करने के लिए अब 2 पाइप हो गई हैं। 6 इंच पाइप जो है के साथ पहले मौजूद 4 इंची पाइप भी मौजूद है और इसी पाइप से टनल में पहले हल्का खाना भेजा जा रहा था। यह है तैयारी। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जो कमांडर हैं कर्नल पाटिल, उन्हें सुनिए जरा। अभी ये हमारे लिए एक पड़ाव है जिसमें हम लोगों को फूड भेज सकते हैं, उनको मोबाइल्स भेज सकते हैं, चार्जर्स भेज सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। डीएम साहब के डॉक्टर साहब ने हमें बताया हुआ है, वही फूड हम बना रहे हैं, प्रिपेयर हो रहा है। उसके लिए एक ट्रे बन रही है, वो मॉडिफिकेशन के लिए ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है एनडीआरएफ के लिए, प्लस मेरे जो फैब्रिकेटर्स हैं वो उसको ऑलरेडी बैठ के बना रहे हैं। उसके लिए हम बोतलें ला रहे हैं कुछ प्लास्टिक की जो कि सिलेंड्रिकल होगी और जिसका मुंह बड़ा होगा, जिससे हम उसमें सामान भर सके। उसमें हम बनाना भेजेंगे, एप्पल के टुकड़े भेजेंगे, हम उसमें दलिया भेजेंगे, खिचड़ी भेजेंगे, ऑल दिस स्टफ, सो उनका पेट खराब ना हो। हमें पहले प्रायोरिटी अंदर हार्ड फूड पहुंचाने की है और उन लोगों को वहाँ फूड पहुंचा के स्टॉकिंग कराने की है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से मैं आपको वो हर तकनीक बता रहा हूं। कल आपको बताया 5 प्लान क्या थे, उससे पहले आपको बताया कि कैसे टनल के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बुलाया जा रहा है, स्विट्जरलैंड में कैसे टनल का काम होता है। लेकिन अब रोबोट की एंट्री हो गई। ये आप देख रहे हैं डीआरडीओ, ये जो बक्सा है, इस बॉक्स में डीआरडीओ रोबोट लेकर पहुंच गया है। रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरडीओ जो हथियार बनाता है विभाग, उन्होंने रोबोट बनाया है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये है वो रोबोट। ये बताया जा रहा है वहां भेजा गया है। इस रोबोट की मदद से अब अंदर के हालात की जानकारी जुटाई जा सकेगी। आइए इसके बारे में आपको बताऊं, ये रोबोट क्या काम करेगा, कौन सी ये तकनीक है और कैसे टनल के अंदर ये फायदेमंद होगा। कई प्लान अब तक फेल हो चुके हैं दरअसल। ऐसे में रोबोट की मदद लेने की तैयारी, डीआरडीओ ने दक्ष रोबोट को रेस्क्यू के लिए भेजा है। डीआरडीओ यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा संबंधित सामान डीआरडीओ ही बनाता है। दक्ष बैटरी से चलने वाला एक रोबोट है जिसे दूर बैठकर रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं और इसका उद्देश्य वैसे बम, आरडीएक्स और आईडी का पता लगाना होता है, लेकिन सुरंग में ये अंदर के हालात का जायजा भी लेगा। डीआरडीओ ने 20 और 50 किलो वजनी 2 रोबोट भेजे हैं। ये रोबोट सुरंग के अंदर पहुंचकर हालात जांचेंगे, जिसके बाद रेस्क्यू की आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि ये रोबोट जमीन पर काम करने में सक्षम है, लेकिन सुरंग के अंदर की जमीन रेत जैसी हो गई है। ऐसे में इन दोनों रोबोट्स का काम मुश्किल हो सकता है। सुनिए जरा इसमें क्या कुछ कह रहे हैं अब एनएचआईडीसीएल, जो वहां रेस्क्यू के काम में लगी हुई टीम है, उसके निदेशक हैं अंशु मनीष, उन्हें सुनिए। डीआरडीओ की तरफ से रोबोट आए, एक 20 किलो का, एक 50 किलो का है। रोबोट है कि वो धरती पे चल के आगे जाता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं वो जा सके। लेकिन मेरी अप्रीहेंशन ये है साइट का कंडीशन देखते हुए कि वो रेत की तरह चीज है, तो उसमें वो कर पाएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए कोशिश। इसलिए भारत सरकार ने, आपको बताऊं, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। विदेशी एक्सपर्ट्स भी बुला लिए गए। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है विदेशी एक्सपर्ट, इनका नाम है अर्नल्ड। अर्नल्ड को बुलाया गया है, जो एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं, इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट मान लीजिए इन्हें। अगली तस्वीर दिखाइए। आते ही इन्होंने क्या किया है, ये आप देख रहे हैं, वो जो मैंने आपको दिखाया था, वहां एक मंदिर बनाया गया है अस्थायी रूप से। ये पहुंचे उस मंदिर पर और मंदिर पर जाकर विदेशी एक्सपर्ट ने पहले मत्था टेका है, पूजा की है। अब आपको बताता हूं कि आखिर अर्नल्ड कौन है और क्या कर सकते हैं ये सुरंग से 41 जीवन और जिंदगियां बचाने के लिए। अर्नल्ड पहुंचे हैं भारत 41 भाइयों को बचाने के लिए। अर्नल्ड का पूरा नाम है अर्नल्ड डिक्स और अर्नल्ड डिक्स ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। डिक्स को दुनिया में सुरंगों का विशेषज्ञ माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अर्नल्ड डिक्स को सम्मान मिला हुआ है। अमेरिका भी अर्नल्ड को सुरंग एक्सपर्ट मानता है। अब अर्नल्ड उत्तरकाशी में 41 लोगों को बचाने पहुंचे। सुरंग पर पहुंचते ही अर्नल्ड ने मंदिर तक गए, मंदिर में हाथ जोड़े। इसके बाद अर्नल्ड ने पूरे इलाके का मुआयना किया है। उनके साथ ही हिमालय भूविज्ञान विशेषज्ञ भी मौजूद थे। अर्नल्ड ने कहा किसी को चोट नहीं पहुंचने देंगे, सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालकर घर भेजेंगे। सुनिए जरा अर्नल्ड डिक्स को क्या कुछ कह रहे हैं वो।
and all of our members all around the world are supporting here. I'm supporting here. We're going to get those men out. What I've seen, seriously, what I've seen, there are great works being done. This is going to happen, and look, we're on it, and that's why we're here. And there's a whole team of us here, and we're going to find the solution, and we're going to get them out. मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर लगातार जद्दोजहद जारी है। 9 दिन पूरे हो चुके हैं और आज की सफलता यह है कि 6 इंच का जो पाइप है वो यहां पर सीधे तौर पर पहुंचाया जा चुका है, यानी कि ठोस पदार्थ खाने का अब मजदूरों को मिल सकेगा। विजय एजाज आपको दिखाएंगे पीछे मेरे तस्वीरें, ये टनल की तस्वीर आप देखिए, उसके भीतर की भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी के ऊपर किस तरीके के युद्ध स्तर पर काम जारी है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मशीनें कैसे पहुंचाई जा रही हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज कुल मिलाकर अपडेट ये है कि सीधे तौर पर 6 इंच का जो पाइप है वो अंदर जा चुका है, यानी कि मजदूरों को ठोस खाना वो पहुंचाया यहां पर जाएगा। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिली कि 2 दिन पहले भूकंप के कुछ झटके लगे थे, जिसकी वजह से इस टनल के भीतर का काम रोका गया था, लेकिन अब दोबारा से उसको रिज्यूम किया जाएगा, उसे यहां पर शुरू कर दिया जाएगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है आज की। खबर यह है कि एक जहाज भारत आ रहा था, लेकिन उसे हूती ने किडनैप कर लिया है। ये जो इजराइल और हमास की जंग चल रही है, इस जंग में हिजबुल्लाह भी कूद गया, हूती भी कूद गया। लड़ाई है नेतन्याहू के साथ। अगली तस्वीर दिखाइए। ये है हूती विद्रोही बंदूक लेकर जो खड़े हैं, यमन के हूती विद्रोही हैं। ये अब तक इजराइल पर हथियारों से हमला कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। मिसाइल अटैक किया हूती ने, ये इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया था। यही हूती विद्रोहियों ने भारत आ रहा जहाज किडनैप किया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये वो जहाज बताया जा रहा है जिसका नाम है गैलेक्सी लीडर। इसमें 25 लोग सवार थे, उन्हें भी बंधक बना लिया गया है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर भारत आ रहे जहाज को किडनैप करने के पीछे वजह क्या है। भारत का इसमें कोई रोल नहीं। इजराइल का जहाज समझकर भारत का जहाज जो भारत आ रहा था उसे बंधक बना लिया गया। रिपोर्ट देखिए। इजराइल हमास जंग में आ गया नया मोड़। अब इस जंग में यमन के हूती विद्रोही भी कूद गए हैं। हूती विद्रोहियों ने एक जहाज को अगवा कर लिया है। इस जहाज को इजरायली जहाज मानकर अगवा किया गया जो भारत आ रहा था। हालांकि यह जहाज इजराइल का नहीं। इसके अगवा होने के बाद से इजराइल और ईरान में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल ने इसे ईरान की साजिश बताया है जो हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है। अब आइए आपको बताऊं, ये जो जहाज था जिसे हूती ने किडनैप किया है वो दरअसल कहां जा रहा था। ये पूरा रूट मैं आपको समझा रहा हूं। ये तुर्की से चला था, ये तुर्की से चला और यहां देख रहे हैं, यहां इजराइल के पास से होता हुआ ये रेड सी में लाल सागर में पहुंचा है। नीचे यमन देख रहे हैं, यहां हूती विद्रोही, यमन पर हूती विद्रोहियों ने यहां बंधक बना लिया और इसे इस रूट से यहां से टर्न लेकर हिंदुस्तान आना था, लेकिन यमन पर बंधक बनाया जा चुका है। आइए इस जहाज की मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, एक्सक्लूसिव तस्वीर जिसको गैलेक्सी लीडर भी कहते हैं। इस गैलेक्सी लीडर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। इसमें बताया जा रहा है बहुत से लोग सवार हैं, 25 से के आसपास लोग बताया जा रहा है जो इसमें सवार हैं। वो सब हूती ने उन्हें किडनैप कर लिया है और बाकायदा हूती विद्रोहियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये जहाज वो बंधक बना चुके हैं। लेकिन पूरा प्लान मैं आपको बताऊं कैसे भारत आ रहे इस जहाज को बंधक बनाया गया है। पूरी तैयारी की गई, पूरी प्लानिंग के साथ हेलीकॉप्टर से कूदे हैं। ये देखिए जरा, हेलीकॉप्टर से कूदे हैं हूती विद्रोही इस जहाज के ऊपर। रविवार को जहाज को किडनैप किया है। यह जहाज बहामास के झंडे तले आ रहा था, भारत आ रहा था। देखिए कार्गो जहाज में कई देशों का सामान लदा था। जहाज तुर्की से भारत के लिए आ रहा था। हाईटेक तरीके से इसकी किडनैपिंग की गई। क्या तरीका? हूती विद्रोहियों को जहाज की खबर मिली, हूती को सूचना थी कि यह जहाज इजराइल का है, जिसके बाद हूती विद्रोही प्लानिंग में लग गए। क्योंकि इजराइल से रिएक्शन का डर था, इसलिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया। सभी विद्रोही हेलीकॉप्टर से जहाज पर कूदे। जहाज पर उतरते ही क्रू मेंबर्स को कब्जे में लिया, यानी जहाज पर जो काम करने वाले कर्मचारी थे उन्हें बंधक बना लिया। जहाज को हाईजैक करने के लिए
के बाद ठिकाने लगाया गया। अभी इसे यमन के अल सालिफ बंदरगाह पर रखा गया और इस कार्गो शिप का नाम गैलेक्सी लीडर है। गैलेक्सी लीडर पर 25 लोग सवार हैं, वो कर्मचारी, जहाज को चलाने वाला जो क्रू है वो सभी 25 क्रू और 4 अलग अलग देशों के हैं ये लोग। इसमें यूक्रेन, मैक्सिको, फिलीपींस के लोग हैं, कुछ क्रू मेंबर्स बुल्गारिया से भी हैं। इसे लाल सागर से किडनैप किया गया है। गैलेक्सी लीडर जहाज 620 फीट लंबा है। यमन के हुती विद्रोहियों ने इसे किडनैप किया है और अब आपको सुनवाते हैं, जरा हुती के प्रवक्ता को सुनिए इस जहाज को बंधक बनाने के बाद क्या कहा उन्होंने। अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल-हूसी यहफ़ज़ुहुल्लाह वास्तिजाबतन लिमतालिब अबनाई शअबिना अल-यमनी अल-अज़ीम व कुल्ल अल-अहरार मिन अबनाई अल-उम्मा वंतिलाक़न मिन अल-मसऊलियत अद-दीनियत वल-इंसानियत वल-अख़लाक़िय्या। अब देखिए इजराइल इस पर क्या कह रहा है। इजराइल का कहना है ये जहाज इजराइल का नहीं है, इस पर कोई इजरायली नागरिक भी नहीं है। गैलेक्सी लीडर के किडनैप के पीछे ईरानी साजिश है। इस इलाके में ईरान तनाव को और बढ़ावा दे रहा है। जहाज को किडनैप और अंतर्राष्ट्रीय जहाज पर हमला, किडनैप फ्री वर्ल्ड के लोगों पर बड़ा हमला है ये। इससे दुनिया की शिपिंग लाइन प्रभावित होगी, इससे रूट की सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। हुती विद्रोहियों का कहना है जहाज के सभी नागरिक सुरक्षित हैं, बंधकों को इस्लामिक उसूलों के साथ रखा गया है। हमने इसे इजरायली जहाज मानकर किडनैप किया है। लाल सागर में इजरायली जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। हमने इजरायली जहाजों के किडनैप की चेतावनी दी थी और इजरायली झंडे वाले जहाजों को हम किडनैप करेंगे। यह तब तक चलेगा जब तक इजराइल युद्ध नहीं रोकता। इजराइल गाजा पट्टी में क्रूर अपराध कर रहा है। अब आपको बताता हूं कि आखिर इस जहाज का ताल्लुक किस देश से। इजराइल कह रहा मेरा नहीं है, भारत कह रहा मेरा नहीं है, तो फिर आखिर है किसका। आपको बताऊं जहाज के कई देशों से सीधे कनेक्शन, जहाज पर कई देशों के नागरिक सवार हैं। यह जहाज ब्रिटिश कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है और फिलहाल एक जापानी कंपनी के पास लीज पर है, यानी रजिस्टर है ब्रिटेन में, लीज पर लिया है जापानी कंपनी ने। इजरायली बिजनेसमैन की पार्टनरशिप है इसमें। इजरायली कारोबारी अब्राहम उंगर इसके हिस्सेदार हैं। जहाज तुर्की से सामान लेकर जा रहा था और भारत में गुजरात के पिपावा बंदरगाह पर इसे पहुंचना था। यह है इस जहाज की कहानी। लेकिन जंग के बीच आपको बताऊं अल-शिफा में लगभग 50 मीटर लंबी सुरंग मिली है। यह अल-शिफा की तस्वीर बताई जा रही है और बताया जा रहा है ये अल-शिफा के अंदर की तस्वीरें देखिए जरा। यह सुरंग बताया जा रहा है 50-55 मीटर लंबी है जो अल-शिफा अस्पताल के अंदर मिली है और इजरायली फौज इसके अंदर पहुंची है। नीचे जाने का यह रास्ता है पूरा। जिस बात का दावा इजराइल की फौज कर रही थी कि अल-शिफा के नीचे सुरंग है, यह तस्वीर उसके लिए इजरायली फौज ने जारी की है। अल-शिफा अस्पताल को लेकर इजराइल ने यह बड़ा दावा किया है। इजराइल ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि अस्पताल के नीचे 55 मीटर की एक सुरंग है। इजराइल ने दावा किया है कि सुरंग में एक होल दिख रहा है जहां से हमास के लड़ाके छिपकर हमला कर रहे थे। इजराइल ने एक और वीडियो जारी करके दावा किया है कि हमास के लोग घायल बंधकों को इलाज के लिए अल-शिफा अस्पताल में लेकर आए थे। हमास ने यहां कई बंधकों को रखा था। 7 अक्टूबर को हमले के बाद हमास ने नेपाली और थाईलैंड के नागरिकों को बंधक बना लिया था और घायल विदेशी नागरिकों को इलाज के लिए अल-शिफा अस्पताल में रखा गया था। अल-शिफा के बाद अब इजरायली सेना ने गाजा में एक और अस्पताल को निशाना बनाया है। उसने पहले इंडोनेशिया के अस्पताल के पास धमाके किए और फिर इसे चारों ओर से टैंकों से घेर लिया और कहा यह जा रहा है कि इस अस्पताल में भी इजरायली सेना अल-शिफा अस्पताल जैसी कार्रवाई कर रही है और दावा किया जा रहा है कि इजरायली हमले में अस्पताल का सर्जरी रूम पूरी तरह से तबाह हो गया है। कुछ डॉक्टर्स और मरीजों की भी मौत हुई है। ये तस्वीर फुल स्क्रीन लीजिए जरा, दिखाइए किस तरह से इस अस्पताल को घेरा गया है। गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल के पास इजरायली सेना भारी गोलाबारी कर रही है। जान बचाने के लिए अस्पताल से बड़ी संख्या में मरीज और शरणार्थी भाग रहे हैं। यह है इस वक्त गाजा की स्थिति और बताया जा रहा है कि उत्तरी गाजा पर कब्जा हो चुका है इजराइल का। दक्षिणी गाजा की तरफ रुख किया है इजराइल ने। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है
और खबर ऐसी है जो चौंकाने वाली है। उड़न तश्तरी के पीछे रफाल लगा दिया गया है। उड़न तश्तरी का नाम आपने सुना होगा। कुछ इस तरह की उड़न तश्तरी जो भारत में देखी गई है, भारत के आसमान में देखी गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये उड़ते हुए जो नजर आ रही है, ये बताया जा रहा है ये क्या चीज अचानक ये गायब हो गई है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। ये आप देख रहे हैं, ये उड़न तश्तरी बताई जा रही है जो भारत में देखी गई और इसके पीछे रफाल विमान लगा दिए गए। और ये आप देख रहे हैं इंफाल एयरपोर्ट की तस्वीर, मणिपुर के इंफाल में इसे देखा गया। आइए मैं आपको दिखाऊं। जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद एक्शन हुआ, लेकिन किस जगह पर इस यूएफओ को देखा गया है ये आप देख रहे हैं। ये मणिपुर का नक्शा है और इंफाल एयरपोर्ट पर इस तरह की उड़न तश्तरी देखी गई। और जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही कि भारत में एक यूएफओ आया है। यूएफओ मतलब वो अनजान उड़ती हुई वस्तु जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए जरा उसके बाद क्या हुआ। भारत में उड़ती दिखी उड़न तश्तरी। दावा है कि रविवार को इंफाल एयरपोर्ट पर आसमान में काफी बड़े आकार की वस्तु काफी देर तक घूमती रही। उड़न तश्तरी जैसी चीज को देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। रहस्यमयी वस्तु को पकड़ने के लिए वायुसेना ने 2 रफाल फाइटर उड़ा दिए। रफाल विमान काफी देर तक अनजान विमान को खोजते रहे, लेकिन तब तक उड़न तश्तरी जैसी चीज गायब हो चुकी थी। सवाल यही है, इंफाल के आसमान में दिखी वस्तु क्या थी? क्या एलियन धरती से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? आइए आपको बताता हूं भारत में यह उड़न तश्तरी किसने देखी सबसे पहले, कैसे जानकारी मिली और उसके बाद कैसे खबर दी गई। यह इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले इस तरह की जानकारी नहीं मिली। ये आप देख रहे हैं, ये इंफाल एयरपोर्ट है। 19 नवंबर को मणिपुर के इंफाल में रहस्यमयी वस्तु दिखी। इंफाल एयरपोर्ट के ऊपर यूएफओ उड़न तश्तरी जैसी चीज दिखी। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड, यानी जिसे पहचाना ना जा सके, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उड़ती हुई चीज। दावा है कि यूएफओ जैसी वस्तु करीब 1 घंटे तक उड़ती रही। दोपहर 2:30 बजे सीआईएसएफ के जवानों ने आसमान में उड़न तश्तरी के बारे में जानकारी दी। सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। एयरपोर्ट की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अमूमन सीआईएसएफ के हाथ में होती है। सीआईएसएफ के जवानों ने पूरी जानकारी एटीसी के अधिकारियों को दी, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जानकारी दी कि आसमान में कोई चीज उड़ रही है। इंफाल एयरपोर्ट पर फौरन विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई। एयर इंडिया की 2 और इंडिगो की 1 फ्लाइट को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई एयरपोर्ट पर। इंफाल आने वाली 2 फ्लाइट्स कोलकाता डाइवर्ट कर दी गई फौरन। उड़ान पर रोक लगने से करीब 1000 यात्री प्रभावित हुए। कुछ यात्रियों को विमान के अंदर ही 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इंफाल एटीसी ने यूएफओ देखने की जानकारी वायुसेना को दी। सुरक्षा कारणों से एयर स्पेस का पूरा नियंत्रण वायुसेना को उस वक्त दे दिया गया, यानी वायुसेना को जानकारी दी गई। हमारे साथ एक्सपर्ट सृजन पाल जुड़ रहे हैं। सृजन पाल जी, जरा दर्शकों को बताइए कि ये यूएफओ, पहली बार सुना है कि भारत में यूएफओ देखने को मिला। ऐसी कोई चीज होती है, ऐसा संभव है, मुमकिन है? अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें यह नहीं पता, आज तक हमारा कोई ऐसा संपर्क नहीं हुआ है किसी और ग्रह पर रहने वाले किसी भी जीव जंतु से। तो हमें नहीं पता कि एलियंस होते भी हैं या नहीं होते, और अगर होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं, इसका भी अनुमान लगाना मुश्किल है। और अगर ये नहीं पता तो हमें ये भी नहीं पता कि उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो सकती है, क्या वो यहाँ तक आ सकते हैं या नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये ध्यान देने वाली बात है कि पूरे ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन यानी कि 2000 अरब ग्रह हैं, कम से कम, इससे ज़्यादा ही होंगे। यानी कि 2 के बाद 12 शून्य लगाइए, इतने ग्रह हैं। इनमें से क्या कुछ ग्रह ऐसे हो सकते हैं जो हमारी पृथ्वी जैसे हों? तो अगर ऐसा कोई ग्रह हो जहाँ पर एलियंस रहते हों और वो हमसे टेक्नोलॉजी में आगे हों, तो संभव है कि वो हमसे कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश करें। तो सृजन पाल जी कह रहे हैं कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और क्या ऐसा किया? जैसे ही एटीसी और वायुसेना को पता चला, देखिए फौरन रफाल विमान को उड़ा दिया गया। रफाल विमान यूएफओ के पीछे भेजे गए कि क्या कोई उड़न तश्तरी है। ये सोचिए, ये सब कुछ हिंदुस्तान में हो रहा था, भारत में। एटीसी से जानकारी मिलने के बाद वायुसेना फौरन अलर्ट पर आ गई। पश्चिम बंगाल के
हाशिमारा एयरबेस पर रफाल विमान तैनात है। वायुसेना ने फौरन एक रफाल विमान को इंफाल के लिए रवाना किया। फाइटर जेट ने आसमान में काफी दूर और ऊंचाई तक उड़ान भरी। रफाल के पायलट को आसमान में कुछ नजर नहीं आया। रफाल के रडार पर भी कोई रहस्यमयी वस्तु नहीं दिखी उसे। पहला रफाल फाइटर जैसे ही लौटा, दूसरा रफाल को भेजा गया। दूसरा रफाल भी अनजान विमान या यान उसे नजर नहीं आया। घटना को लेकर वायुसेना की पूर्वी कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इंफाल हवाई अड्डे से जानकारी मिलने के बाद वायुसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को चालू कर दिया। हमें कोई अनजान वस्तु नजर नहीं आई। वायुसेना ने रहस्यमयी वस्तु को लेकर पूरी जांच पड़ताल की, फिर इंफाल एयरपोर्ट को उड़ान बहाल करने की अनुमति दी, लेकिन यूएफओ नहीं दिखा। लेकिन क्या यूएफओ इतना अत्याधुनिक था कि रडार की पकड़ में नहीं आया? आइए अब आपको बताता हूं, ये जो उड़ने वाली चीज है ये है क्या, जिसे हम यूएफओ कह रहे हैं। बहुत से लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा या किस्से कहानी और किताबों में सुना होगा। यह है यूएफओ जो आप देख रहे हैं। यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इसको उड़न तश्तरी भी कहते हैं। कई बार आसमान में तश्तरी के आकार की उड़ने वाली चीजें दिखी हैं। अमेरिका से लेकर दुनिया भर में ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। दावा है कि एलियन इनका इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में भी कई बार यूएफओ का पीछा किया गया है, लेकिन अमेरिकी विमान यूएफओ को नहीं पकड़ पाए। यानी ये अमेरिका के साथ भी हो चुका है। दावा है कि यूएफओ की तकनीक काफी उन्नत है। रडार भी यूएफओ को नहीं पकड़ पाते। अमेरिका ने स्टेल्थ विमान बनाए हैं और इन विमानों में विशेष तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। ये विमान भी रडार की पकड़ में नहीं आते। हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रडार नहीं पकड़ पाए हैं। अब स्टेल्थ तकनीक से ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे ड्रोन को रडार नहीं पकड़ पाता है। यह बताने का मकसद यह है कि हमारे रफाल भी के रडार इसे नहीं पकड़ पाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम बहुत सी तकनीक बना पाए हैं जिसे रडार ना पकड़ पाए, तो अगर कोई यूएफओ जैसी चीज है और वो आई है तो संभव है उसे रडार ना पकड़ पाए। हमारे साथ एक्सपर्ट सृजन पाल जी जुड़ रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा यह है कि हमारे रडार रफाल के उसे नहीं पकड़ पाए और हमारी बाकी रडार तकनीक भी नहीं पकड़ पाई। क्या यह मुमकिन है कि यूएफओ आया हो, उड़न तश्तरी आया हो और हमारे जो तकनीक है वो उसे ना पकड़ पाई हो? यूएफओज यूजुअली एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि कोई देश अगर ऐसा बनाता है कि उसको गुप्तचर पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि अगर किसी कारण से उसके यूएफओ को डिटेक्ट कर लिया जाए तो वहाँ से वो भाग निकले। इसके लिए यूएफओज में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स लगे होते हैं, यानी जैसे ही कोई रेडार उनको पकड़ता है, उनको पता लग जाता है यूएफओ को और वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। यूएफओज को जो अगर हम अमेरिकन स्टडीज़ को देखें, उन्के पास सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं और अभी उन्होंने कुछ साल पहले, इनफैक्ट पिछले साल ही, उन्होंने अपनी कांग्रेस को एक पूरी रिपोर्ट दी थी यूएस नेवी ने अबाउट यूएफओज, और उन्होंने उसकी वीडियोस भी निकाली थी। उनको चेस भी करने की कोशिश करी थी। कई बार उनको प्लेन के विंडस्क्रीन पे दिखे भी थे कि प्लेन के सामने वो यूएफओ थे और एकदम से भाग निकले। इसका मतलब यूएफओज जैसे भी होते हैं, चाहे वो इंसान द्वारा बनाए गए हों या जो दूसरी थ्योरी है कि वो कोई एलियन है, वो बहुत तेजी से मूव करते हैं। उनके अंदर ऐसे मेजर्स होते हैं जो वो रेडार से बच के निकलने में कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सृजन पाल जी इस तमाम जानकारी के लिए। एक बात कि वो मानते हैं यूएफओ होते हैं और इतने अत्याधुनिक और हाईटेक होते हैं कि रडार की पकड़ में ना आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, भारत माता पर सवाल और सियासत में बवाल। राहुल गांधी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में व्यस्त हैं और राजस्थान में भी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने रैली करते हुए सवाल पूछ लिया कि आखिर भारत माता क्या है। सोचिए, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भारत माता क्या है। उनसे यही उम्मीद थी इसी तरह के सवाल की। अब लेकिन बीजेपी को ये उन्होंने बैठे बिठाए एक मौका दे दिया है। राहुल का भारत माता पर विवादित बयान आया और राहुल ने दौसा में रैली में यह विवादित बयान दिया। इस रैली में राहुल के साथ साथ सचिन पायलट भी मौजूद थे। राहुल ने एक बार नहीं, बार बार सवाल उठाए। राहुल ने कहा, भारत माता कौन है? सब लोग भारत माता का नारा लगवाते हैं, सभी कहते हैं भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये भारत माता है क्या? भारत माता है कौन, ये सवाल है। राहुल इसे बार बार दोहरा रहे थे। राहुल ने एक बार नहीं, बार बार सवाल उठाए। आगे कहा, यह भारत माता धरती है, यह भारत माता इस देश के लोग हैं, अमीर गरीब सब लोग भारत माता हैं। मैंने संसद में भी सवाल पूछा है, मैं जानना चाहता हूं कि भारत माता कौन है।
यहां तक तो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आगे इसे उन्होंने जातियों से जोड़ दिया, जो करना चाह रहे थे दरअसल वो। कहा देश में दलित कितने हैं, आदिवासी और पिछड़े कितने हैं, हम भारत माता के लिए नारा लगाते हैं, जातियों का पता नहीं। अब सोचिए, भारत माता से जातियों के पता होने का क्या तुक है? लेकिन राहुल ये सब बोल रहे थे। मतलब ये भारत माता का मतलब क्या है? राहुल ये भूल गए कि मां केवल मां होती है, मां के लिए बच्चे केवल बच्चे होते हैं, यही उसकी जाति है। ये भी भूल गए कांग्रेस सोनिया गांधी को भारत माता दिखा चुकी है। एक होर्डिंग लगाया था, आगे मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, सोनिया गांधी को भारत माता दिखाया गया था। और फिर इसी साल सितंबर में यह होर्डिंग हैदराबाद में लगाई गई जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही थी। अब राहुल गांधी भारत माता पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए जरा राहुल। सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा कि देखिए, मैं जानना चाहता हूं, हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूं ये भारत माता कौन है? कौन है ये भारत माता? आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े लोग कितने, गरीब कितने, अमीर कितने? अगर हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, और अगर हम भारत माता के लिए लड़ते हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत माता है कौन? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। सही? अगर हमें मालूम ही नहीं इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, गरीब कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? तो मैंने ये पार्लियामेंट में बोला, कहा कि इस देश को अब क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा। इस देश को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी। देखिए, 60 साल सरकारें रही कांग्रेस की, कभी जाति जनगणना नहीं करवाई तो आंकड़े जारी नहीं किए। लेकिन अब लग रहा है यही शायद चुनाव जितवा दे। अब पूछ रहे हैं भारत माता कौन है? तो देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। ये सोनिया गांधी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हैदराबाद में होर्डिंग लगाई गई थी कार्य समिति की बैठक के दौरान, वहां सोनिया गांधी को ही भारत माता दिखा दिया था कांग्रेस ने। तब सवाल उठे थे, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। तो सोनिया गांधी भारत माता और भारत माता ही सोनिया गांधी। और राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आखिर भारत माता है कौन? अब मैं आपको बताऊं कि आखिर राहुल गांधी ये सवाल क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कोरी सियासत है, सिर्फ पिछड़ा वर्ग और उसका वोट बैंक। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस फंसी हुई है इस वक्त, और चुनावी आकलन कांग्रेस के खिलाफ दिख रहे हैं। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा टिकट जाटों को दिए, और लेकिन कांग्रेस को बात बनती फिर भी नहीं दिख रही। 2019 के लोकसभा में जाटों ने वोट कर दिया बीजेपी को। उसे डर है कि इस बार भी बीजेपी बाजी ना मार ले कहीं, इसलिए अगड़ा पिछड़ा किया जा रहा है। अगड़ा और पिछड़े को बांट दो। भारत माता को जातियों से जोड़ा जा रहा है कि जातियों के बारे में बताओ, नहीं बताओगे तो भारत माता कौन? दोनों बातों में कोई तारतम्य और तुक नहीं है। इसके अलावा आपको बताऊं, ये आंकड़े देखिए जरा। अब किसने कितने कैंडिडेट्स को टिकट दिया है? जाट कैंडिडेट जो कि पिछड़ा वर्ग में आते हैं, कांग्रेस ने 36 उम्मीदवार जाट उतारे और बीजेपी ने 33। इसके पीछे भी अगला पिछड़ा की सियासत है। कांग्रेस ने 34 दलितों को टिकट दिए, बीजेपी ने भी 34 दलितों को टिकट दिए। आदिवासी 33 आदिवासियों को कांग्रेस ने टिकट दिए, बीजेपी ने 30 आदिवासियों को टिकट दिए। कांग्रेस ने 17 राजपूत कैंडिडेट उतारे, बीजेपी ने 25 राजपूत कैंडिडेट उतारे हैं। ब्राह्मण 16 कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे, बीजेपी ने 20 उम्मीदवार ब्राह्मण उतारे। बनिया दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस के 11 उम्मीदवार हैं और बीजेपी के भी 11 उम्मीदवार हैं। बताने का मकसद यह है कि कांग्रेस ने जानबूझकर अगड़ा बनाम पिछड़ा करने के लिए ओबीसी कार्ड खेलते हुए पिछड़ों को ज्यादा उम्मीदवारी दी है और कैंडिडेट बनाया है। गुर्जर 11 प्रत्याशी कांग्रेस के हैं और बीजेपी ने 10 प्रत्याशी उतारे हैं। माली कांग्रेस के 4 और बीजेपी के 3 हैं। मुस्लिम 15 कांग्रेस ने दिए हैं, बीजेपी ने कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। यह है राहुल गांधी की भारत माता का असली मायने। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। संतान भाव जिसमें होगा वो माँ की कदर समझेगा। इनकी माता जी तो भारत से है नहीं,
तो वो जो भी उनके अंदर आया है उसमें भारत के प्रति संतान भाव है ही नहीं, तो फिर वो भारत को माता क्यों कहेंगे? देखिए, कोई विवादित तो उन्होंने बयान नहीं दिया है, उनके डीएनए में ही भारतवर्ष से उसको कोई प्रेम नहीं है, कोई प्यार नहीं है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि अब कभी भी कांग्रेस पार्टी की कोई मीटिंगों में भारत माता की जय बोलने में लोग बड़ा चाहते हैं। उनके लिए तो भारत माता नहीं है, पूरी कांग्रेस के लिए तो सिर्फ एक ही माता है, वह सोनिया गांधी माता है। उनके लिए परिवार से आगे कुछ है नहीं, इसलिए वो इस प्रकार की बात करते हैं और सचमुच देश को शर्मसार करते हैं जब वे इस प्रकार की बात करते हैं। लाखों करोड़ों भारतीय जो हजारों साल से भारत को माँ के रूप में देख के भारत माता के रूप में पूजते हुए उनके आस्था पे ठेस लगा रहे हैं, उनकी सोच पर मार कर रहे हैं, ये कहकर कि ये भारत माता है कौन। राहुल गांधी जी ने भारत माता के विषय में जो विवादित टिप्पणी की है, ये बहुत बड़ा अपराध किया है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।